ऋषुश्री टेंडर घोटाले का बड़ा असर, महाधिवक्ता पीके शाही को देना पड़ा इस्तीफा। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। 18 जून 2026 को बिहार के विधि विभाग ने अधिसूचना जारी कर सत्यदर्शी संजय को राज्य का 23वां महाधिवक्ता बना दिया। बिहार की सियासत और कानूनी गलियारों में इस नई नियुक्ति से कई ज्यादा चर्चा नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने वाले प्रशांत कुमार शाही के इस्तीफे को लेकर हो रही है। अब पीके शाही के इस कदम के पीछे सिर्फ निजी कारण नहीं, अपितु सत्ता परिवर्तन और गहरे नीतिगत मतभेद बड़े कारण हैं। आइए जानते हैं इन कारणों के बारे में विस्तार से चीफ एडिटर श्रीकांत प्रत्युत्तर से। सर, पीके शाही ने आखिर क्यों इस्तीफा दिया? देखिए, पीके शाही तो बहुत ही विद्वान अधिवक्ता हैं और नीतीश कुमार के बेहद खास भी हैं। अधिवक्ता होने के साथ साथ वो बिहार सरकार के मंत्री भी रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं और अब फिर से वो बने थे 2023 में महाधिवक्ता। राज्य की राजनीति में जब भी कोई बड़ा प्रशासनिक राजनीतिक उलटफेर होता है तो सबसे ज्यादा और सीधा असर महाधिवक्ता कार्यालय पर पड़ता भी है, कोई नई बात नहीं है। महाधिवक्ता का पद संवैधानिक जरूर है, लेकिन व्यवहार में यह पूरी तरह से राज्य सरकार की नीतियों का रक्षक होता है, राज्य सरकार का पक्ष कोर्ट में रखता है। पीके शाही सीधे तौर पर नीतीश कुमार के कोर ग्रुप में थे और उनके भरोसेमंद सहयोगियों में गिने जाते थे। नीतीश कुमार के सीएम पद से हटने और सम्राट चौधरी के ड्राइविंग सीट पर आने के बाद सरकार की कार्यशैली बदली है और प्राथमिकताओं में भी बदलाव आया है। सरकार की आता भी है, स्वाभाविक है। नई सरकार अपने हिसाब से कानूनी टीम की रूपरेखा तैयार कर रही है। हाई कोर्ट और सचिवालय के गलियारों में ये साफ है कि एक नई व्यवस्था के पीछे पीके शाही की वह पुरानी ट्यूनिंग और राजनीतिक रसूख काम नहीं आ पा रहा था। मतलब उनकी सुनी नहीं जा रही थी। वो जो नीतीश राज में कर रहे थे, जैसे काम कर रहे थे, वैसे करने की आजादी नहीं मिल रही थी। इसी वैचारिक और प्रशासनिक दूरी के कारण मुझे लगता है कि उन्होंने इस्तीफा देने का फैसला लिया है कि सम्मान के साथ छोड़ दिया जाए। जी सर, तो ये भी चर्चा है कि ऋषुश्री टेंडर घोटाले को लेकर इस्तीफा देना पड़ा। अब ये चर्चा तो है राजनीतिक गलियारे में भी और नौकरशाही में भी। पीके शाही के इस्तीफे की सबसे तत्कालिक और बड़ा कारण ऋषुश्री टेंडर घोटाला माना जा रहा है। चर्चा ऐसी ही है, सच्चाई जो हो। यह मामला सिर्फ एक टेंडर का नहीं है, बल्कि सरकार इसके सहारे बड़ी मछलियों, मतलब सीनियर ब्यूरोक्रेट्स जिनके नाम ऋषुश्री से जुड़े हैं, अभी तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई है, वो उन पर अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश के रूप में सरकार देखा जा रहा है। मतलब सरकार चाहती है कि उनकी गर्दन भी पकड़ा जाए। राज्य सरकार इस कथित घोटाले को लेकर बेहद आक्रामक रुख अपनाए हुए आप देख ही रही हैं। इसी सिलसिले में राज्य सरकार को सहयोग करने वाले एक सीनियर आईएएस अधिकारी को निलंबित भी किया गया है। सरकार इस मामले में सख्त कानूनी कार्रवाई करने के मूड में देख रही है। विधि विभाग के सूत्रों के अनुसार राज्य सरकार ने इस टेंडर घोटाले में आगे की कठोर कार्रवाई और बड़ी हस्तियों पर शिकंजा कसने के लिए एडवोकेट जनरल पीके शाही से लीगल ओपिनियन मांगी थी, कानूनी सलाह मांगी थी। इस पर पीके शाही की राय थी कि कोर्ट में इस मामले में सरकार का पक्ष कानूनी रूप से बहुत कमजोर है। अगर बिना पुख्ता सबूतों के सरकार आगे बढ़ती है तो अदालत में यह केस टिक नहीं पाएगा, मुंह की खानी पड़ सकती है और यही बात बिगड़ गई। लेकिन देखिए, जो अनुभव रखने वाले अधिवक्ता हैं या अधिकारी, वो भी मानते हैं कि इस तरह के टेंडर घोटाले में अफसर को दोषी ठहराना, उसको दोषी साबित करना बड़ा मुश्किल होता है। भ्रष्टाचार पर लगाम लगाना है तो आपको एक नैरेटिव सेट करना पड़ेगा कि सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ है, भ्रष्टाचार करोगे तो बचोगे नहीं। टेंडर घोटाला हो गया हजारों करोड़ का और उस मामले में आईएएस अधिकारियों को फंसाना बड़ा मुश्किल काम है। आईएएस अधिकारी बड़े पढ़े लिखे होते हैं, वो तो ऐसा कुछ करते ही नहीं है जिससे उनको कलम पर आप पेपर पर पकड़ लीजिएगा, ठीक है ना। लेकिन खेल तो उन्होंने किया है, सबको पता है। सम्राट चौधरी उनको सजा भी दिलाना चाहते हैं, ये भी सच है, लेकिन उनको सजा दिलाना बहुत आसान नहीं है। हाँ, आर्थिक अपराध इकाई जो जांच कर रही है उनकी धरपकड़ कर सकती है, उनके रेड कर सकती है, उनको परेशान कर सकती है, उनसे पूछताछ हो सकती है, कोर्ट में पेशी हो सकती है, जेल जा सकते हैं, लेकिन आखिरकार वो छूट ही जाएंगे। ये कहना था पीके शाही का, ये सच है। तो इसी को लेकर मुझे लगता है कि ये विवाद बढ़ा। मतलब कि ऋषुश्री का केस ही है जो उनके इस्तीफे का कारण बना है। अब राजनीतिक गलियारे में और नौकरशाही में तो यही चर्चा हो रही है। सरकार चाहती थी कि महाधिवक्ता उनके कड़े रुख के हिसाब से कानूनी रास्ता निकाले। सरकार कानून की परवाह किए बिना परसेप्शन की लड़ाई लड़ना चाहती है।
जी तो नैरेटिव अलग परसेप्शन बनाना चाहती है कि भाई भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टॉलरेंस है, जी जबकि पीके शाही कानून के दायरे में रहकर काम करना चाहते थे। वह कानूनी सीमाओं से बाहर जाने को तैयार नहीं थे। इसी वैचारिक टकराव के बाद उन्होंने इस्तीफे की पेशकश कर दी और पीके शाही को नीतीश कुमार का काफी करीबी भी माना जाता है। नीतीश कुमार नवंबर 2005 में जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने पहली बार शाही को ही मध्यवक्ता बनाया था। 5 साल बाद उनको शिक्षा मंत्री बनाया और फिर 2023 में महाधिवक्ता बना दिया। जी तो कितने उनके भरोसेमंद थे ये तो सच है। जी लेकिन पीके शाही जो कर रहे हैं वो भी गलत नहीं है और सम्राट चौधरी की सरकार जो चाहती है वो भी गलत नहीं है। जी लेकिन सवाल ये है कि जो दोषी हैं, जो अपराधी हैं, बड़े आईएएस अधिकारी हैं, सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए हैं, जिनके हाथ में सरकार की कमान है, जी उनके खिलाफ कार्रवाई कैसे होगी? कार्रवाई तो हो भी जाए, मुकम्मल कैसे होगी? जी उनको सजा कैसे मिलेगी? ये बड़ा सवाल है। सर, तो पीपी और एपीपी की नियुक्ति को लेकर भी टकराव की बात सामने आई हाँ, थी। वो ये अक्सर चलता है। देखिए, महाधिवक्ता कार्यालय और विधि विभाग के बीच का टकराव केवल बड़े घोटालों की जांच तक सीमित नहीं था, बल्कि यह रोजमर्रा के प्रशासनिक फैसलों और नियुक्तियों में भी सतह पर आ चुका था, जैसा कि सूत्र बता रहे हैं। हाई कोर्ट से लेकर जिला अदालतों तक सरकार का पक्ष रखने के लिए पीपी होते हैं, ठीक है ना? पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, एपीपी होते हैं। तो उनकी एक फौज होती है लंबी चौड़ी कि सरकार का पक्ष हर जगह कोर्ट में वो लड़े। जी इन पदों पर किसकी तैनाती होगी, इसमें पारंपरिक रूप से महाधिवक्ता की राय बहुत अहमियत रखती है। नई सरकार के गठन के बाद विधि विभाग के मंत्री संजय टाइगर और अधिकारियों की अपनी सूचियां थी, जबकि महाधिवक्ता कार्यालय अपनी मेरिट और पसंद के वकीलों को आगे बढ़ाना चाहता था। तो ये भी एक लड़ाई का कारण था। जी और सूत्रों के मुताबिक इन नियुक्तियों और सरकार के पैनल में शामिल अन्य वकीलों के नामों को लेकर विभागीय मंत्री और पीके शाही के बीच कई दौर की बैठकों के बाद भी एक राय नहीं बन पाई थी। जी तो एक कारण भी है, लेकिन सबसे बड़ा कारण तो यही बताया जा रहा है कि रिशुश्री टेंडर घोटाला है। जी तो पीके शाही ने गरिमापूर्ण ढंग से बिना इस्तीफा मांगे ही इस्तीफा दे दिया कि भाई जी उनकी भी प्रतिष्ठा बची रहे, सरकार भी विवाद में ना आए, सरकार की भी किरकिरी ना हो, क्योंकि विवादों से उनका कोई नाता नहीं रहा है पीके शाही का कभी। जी बहुत कम बोलते हैं, कोर्ट में बहुत बोलते हैं, जी काम बहुत करते हैं, दिखावा कम करते हैं। तो उन्होंने सोचा होगा कि भाई सरकार की बदनामी होगी, कि सरकार और महाधिवक्ता ही लड़ जाए तो बहुत बदनामी होगी ना, खबर जी बनेगी। तो उन्होंने चुपके से इस्तीफा अपना आगे बढ़ा दिया और सरकार ने दूसरा महाधिवक्ता चुन लिया है, वो भी बड़े विद्वान है, जी एसटी संजय। जी तो अब देखिए, अब सरकार की जो मंशा है बड़े बड़े आईएएस अधिकारियों की गर्दन को दबोचने की, उसमें एसटी संजय क्या कमाल दिखाते हैं। सर, तो ऐसे में ये भी तो कहा जा रहा था कि पुरानी नीतियों को बदलने के मूड में नहीं थे वे। शाही जी के बारे में कहा जा रहा है कि जी देखिए, एडवोकेट जनरल केवल एक वकील नहीं होता है, बल्कि सरकार का सबसे करीबी कानूनी सलाहकार भी होता है। सरकार के कई संवेदनशील एजेंडे, कैबिनेट के गोपनीय निर्णय, भविष्य की कानूनी रणनीतियां महाधिवक्ता के साथ ही बैठकर साझा की जाती है, बैठकर हल किया जाता है। जी ऐसे में जब सत्ता बदलाव होता है तो नई सरकार को अपनी नई योजनाओं, कानूनों और फैसलों को अदालत में सही साबित करने के लिए एक ऐसे कानूनी सेनापति की जरूरत होती है जो उनकी सोच, विचारधारा और प्राथमिकताओं को बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सके या लागू करवा सके या समझता हो बेहतर तरीके से। जी नई सरकार पिछली सरकार के कई फैसलों, टेंडरों, कानूनी समीक्षा करना चाहती है, या अदालतों में चल रहे मुकदमों में राज्य का रुख बदलना चाहती है। पीके शाही इस पर राजी नहीं हुए। वे नीतीश के नीतियों के रक्षक थे, जबकि नई सरकार नए एजेंडे के साथ कोर्ट में खड़ा होना चाहती थी। वो एक नया परसेप्शन बनाना चाहती थी और इसी वजह से मुझे लगता है कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। जो भी हो, पीके शाही तो योग्य थे ही जी और 8 साल तो रहे भी। अब एसटी संजय आए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में कमाल दिखाते रहे हैं, जी तो अब वो बन गए हैं नए महाधिवक्ता। जी अब देखते हैं कि उनका तालमेल सरकार से किस स्तर पर बैठता है। तो सुना आपने। तो अब इस पूरे डिबेट को सुनने के बाद आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद।